तो हम लोग तद्धित के शेष प्रकरण में एक मोह सुशून्य तस्याम इस का पाठ पढ़ लिए थे। अब आगे का पाठ पढ़ रहे हैं। दिया गया है एक आगे, तीर उत्तर पदाद आय यों, तीर रुपयोत्तर पदाद आय यों। तो यहाँ पर इसका स्मृति में नहीं है, यथा समीचीन। सिद्धांत कौमुदी में केवल कह दिया गया है यथा समीचीन, क्रमशः क्रम से जो है सो इसमें जैसे आए और यही प्रत्यय होगा। तो किन किन शब्द, तो तीर उत्तर पदार्थ, तीर रूप, तीर शब्द और रूप शब्द यदि उत्तर पद में हो, तीर उत्तर पदक, ऐसा पद जिसके उत्तर पद के रूप में तीर शब्द रहे या रूप शब्द रहे, उससे क्रमशः आय और यही प्रत्यय हो। यही का उच्चारण जो है चौथो जो होला यो है और यो है यो, उसका सही उच्चारण जो है सो नहीं हो सकता है, केवल वो बुद्धिगत ही उच्चारण हो सकता है। यो के बाद यो 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 संयुक्त रहेगा तो उसका उच्चारण आप ढंग से नहीं हो सकता। तो शब्द ऐसे हैं जिसका उच्चारण आप ढंग से नहीं कर सकते, केवल बुद्धि में यह बात आती रहती है कि ये इसका क्या स्वरूप है, सही उच्चारण इसका हो नहीं सकता है। यहाँ पर एक प्रत्यय है अय, दूसरा प्रत्यय है यय। मन उच्चारण कर मन उच्चारणार्थक उसमें यो में और जोड़ना पड़ेगा, यो यो में यो और जोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसका है कि यो हलंत यो, ऐसा स्वरूप है। तीरोत्तर पदक शब्द से तत्र भवः तत्र जातः इत्यादि अर्थों में अय प्रत्यय होता है। और रूपोत्तर पदक से यही प्रत्यय होता है, उत्तर पदक और रूपोत्तर पदक। यहाँ पर पाठ भेद आता है, इसकी चर्चा इन्होंने कर दी है बाल मनोमाकार ने। तो कहीं कहीं पर पाठ वो होता है रूपोत्तर पदार्थ, लेकिन सिद्धांत कौमुदी में पाठ दिया गया है रूप्योत्तर पदार्थ। तो रूप्य शब्द यदि रहेगा तब भी तो बनेगा वही रूप, और रूपोत्तर पद रहेगा तब भी बनेगा वही। इसलिए यहाँ पर जो है सो दोनों मान सकते हैं। मूल पाठ क्या होगा, पाठ भेद तो जगह जगह पर अष्टाध्यायी में है। तो यहाँ पर जो है सो कहीं कहीं पर पाठ मिलता है तीर रूपोत्तर पदाद अयो, रूपोत्तर, रूप्योत्तर नहीं, रूपोत्तर। लेकिन सिद्धांत कौमुदी में जो बालमुमाकार ने पाठ दिया है वो दिया है रूप्योत्तर, तीर रूप्योत्तर पदाद अयो, अर्थात तीर और तीरोत्तर पदक और रूप्योत्तर पदक शब्द से प्रादिक से अय और यय प्रत्यय हो, तत्र भवः तत्र जातः इत्यादि अर्थों में, अर्थात शैखिक अर्थों में, यही इसका जो है सो अर्थ है। तो वही कहते हैं कि तीर रूप्योत्तर पदाद अयो। और तीरोत्तर पदक का उदाहरण दिया गया है पलवल, पलवल, पलवलस्य तीरम इति पलवल तीरम। पलवल तीर हुआ जो कि पलवल कहते हैं, जो कि पोखर सब गड्ढा सबको पलवल कहा जाता है। उसका जो तीर है उसको क्या कहते हैं, पलवल। तो पलवल तीरे भवम या पलवल तीरे जातम इति पल्लव तीरम। पल्लव तीर शब्द हुआ, तत्र भव तत् जाता से अण प्रत्यय होगा, तो अण प्रत्यय करने के बाद यसिति जैसे लोप होगा, आदि को वृद्धि होगी तो होगा पालवल तीरम। अब दूसरा है कि सेब रूप्यम। सेब रूप्यम कैसे बनेगा, इसका देखिए। तो जैसे कि हमने कहा ना, जो कि बालमुमाकार ने इसको माना है कि कहीं कहीं पर रूपोत्तर पद है, रूप्योत्तर नहीं रूपोत्तर है। तो शिवस्यो रूपम इति शिव रूपम, शिवस्यो रूपम शिवपुर नाम का कोई देश होगा। और
शिव शिव रूप, शिव रूपे भवम या शिव रूपे जातम इति शेव रूप्यम। यदि रूपोत्तर पदक मानेंगे पाठ तब, तो वहां क्या होगा, शिव रूप, शिव रूप शब्द से कौन कौन प्रत्यय होगा, तो यही प्रत्यय में यो 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 संयुक्त यही प्रत्यय, तो यही प्रत्यय में टू से यो का लोप हो जाएगी, सिंह और तस्लोप से लोप हो जाएगा, तो बचेगा यो। तो शिव रूप शब्द से यो प्रत्यय होगा, ये तो हुआ, तो इसलिए तद्वितीय क्वचाम आदेश से वृद्धि हो जाएगी, आदि अर्थ को वृद्धि हो जाएगी, और रूपों में अ को लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, शेव रूप्यम। सिद्धांत कौमुदी में जो आप लोगों के पास जो पाठ है, उसमें निरंजन जी आपके पास है सिद्धांत कौमुदी अभी, देखिए तो उसमें रूप पाठ दिया है कि रूप पाठ दिया गया है, रूप पे है गुरुजी, रूप पे है ना, तो रूप शब्द यदि वार्क रूप्यम, हाँ वार्क रूप्यम, हाँ, कहते हैं जो कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये भी रूप्य शब्द रहेगा, रूप्य शब्द रहेगा तो ऐसी स्थिति में, रूप्य शब्द रहेगा तो ऐसी स्थिति में शेव रूप्यम कैसे बनेगा, तो उसमें भी आप लोग देखिए, माने शिव रूप्ये, रूपये नहीं, शिव रूप्ये भवम, यह भी व्युत्पत्ति करेंगे तब भी वही बनेगा, कौन, शिव रूप्यम। कैसे बनेगा, तो शिव रूप्य हुआ, उसे यो प्रत्यय कीजिए, यो 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 संयुक्त, यो बचेगा तो शिव रूप यो होगा, शिव रूप्य, रूप नहीं, शिव रूप्य शब्द से कर रहे हैं ना, रूप्य रूप्योत्तर पदक से कर रहे हैं ना, तो शिव रूप्य यो हुआ, और उसके बाद आज को वृद्धि भी कर दीजिए, तो शेव रूप्य यो हुआ, यो के पड़ता शेव रूप्य को भसंज्ञा, यस्येति चौसे आकार का लोप, शिव शेव रूप्य यो हुआ। एक सूत्र आप लोग संधि प्रकरण में पढ़े हुईएगा, याद होगा, स्मरण होगा, हलो यमांग यमी लोप, हॉल से पर जो यम प्रत्याहार में पठित वर्ण, उसका लोप हो यम के के परे, यहाँ वह स्थिति है, मैंने हॉल कौन हो गया, तो रूप में प से पर यम कौन हो गया, तो यो को लोप कर देंगे, तब भी क्या बनेगा, वही शिव रूप्यम। तो शिव रूपे भवम या शिव रूपये भवम, दोनों में जो है सो बनने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वही पर बालनुआकार ने लिखा है, बालनुआ टीका होगा आप लोगों के पास होगी, उसमें लिखा होगा जो कि रूपोत्तर पदेति क्वचित पाठ। अब यहाँ पर कहते हैं जो तिर रूप्योत्तर पदाद आयो है ना, सूत्र का स्वरूप है तिर रूप्योत्तर पदादयो, तो कहते हैं कि इससे छोटा भी सूत्र बनाया जाता था, जैसे तिर रूप्यांतर, यहाँ तो दे दिया गया रूपांतर, जब रूपी पाठ मानेंगे तो रूप्यांतर होगा, रूप्यांतात होगा, तिर रूप्यांतात अयो, ऐसा करने पर भी काक तीरम बन जाएगा, पालबल तीरम बन जाएगा, शेव रूप्यम बन जाएगा। तब यहाँ पर इतना लंबा क्यों दिए, उत्तर पदाद अयो, अर्थात तीर रूप्योत्तर पदाद अयो, इससे छोटा भी सूत्र हम बना सकते थे, कैसा सूत्र बनाते, तीर रूप्यांताद अयो, इतना भी बन सकता था। पाणिनि ने इतना और कुछ शब्द का को जोड़ के लंबा सूत्र क्यों बना दिया गया, बनाया है पाणिनि ने, क्योंकि जब व्याकरणों का सिद्धांत है कि अर्ध मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते व्याकरण है, जो कि अर्ध मात्रा के लाघव को भी व्याकरण लोग पुत्र के उत्सव के समान मानते हैं, तो यहाँ भी तो लाघव हो जाएगा। उसका जवाब देते हैं कि तीर रूपांतात। देखिए सिद्धांत कौमुदी समय क्या है कि कहीं कहीं पर अभी भी जो है ना, तो संपादन इतना पुराना ग्रंथ हो गया है, लेकिन फिर भी संपादन में त्रुटि रह ही जाती है। जब सूत्र का स्वरूप यहाँ पर दे दिया गया तीर रूप्योत्तर पदाद अयो, तो यहाँ भी होना चाहिए ही तीर रूप्यांतात,
इति नोक्तम ती रूप्यांतात् होगा। जब यहाँ वो पाठ मानेंगे तीर रूपोत्तर पदाद अयो, तब यहाँ पर यह पाठ संगत होगा, तीर रूपांतात। तो यहाँ पर तीर रूपांतात का मतलब समझिए तीर रूप्यांतात। यह भी पाठ होगा जब यदि वो पाठ मान ले तीर रूपोत्तर पदार्थ, रूपोत्तर पदार्थ नहीं, रूपोत्तर पदार्थ मान, तब यह पाठ संगत होगा। तो कहते हैं कि यहाँ पर इतना और छोटा उसमें क्यों नहीं बना गया? तो कहते हैं कि इसलिए नहीं बना गया, जो बहुत पूर्वान माभूत, यदि रूपांत शब्द से तीर शब्द में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, काग तीरम पालवल तीरम इस सब में तो बन जाएगा। लेकिन होगा क्या कि रूपोत्तर पद जो पदार्थ रूपोत्तर पद जो है उसमें जो है सो दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? तो बाहुरूप्यम, बहुत प्रत्यय जानते हैं, बहुत प्रत्यय कहाँ होता है? विवाखा सुपो बहुत पुरस्तातु। आप लोग देख समझ लीजिए, जो प्रत्यय जो होता है सो प्रकृति के आगे होता है, शुरू में ही दिया गया है। मैंने प्रत्यय परश्च, प्रत्यय जब होगा तो पर में ही होगा। लेकिन कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो उसका अपवाद भी होता है, वह पर में नहीं, कहीं कहीं पर बीच में घुस जाता है। कहीं कहीं पर होता है क्या, प्रकृति के प्रारंभ में ही प्रत्यय हो जाता है। तो वह प्रत्यय सबकी संख्या बहुत कम है। जैसे कि एक प्रत्यय है बहुच प्रत्यय। बहुत प्रत्यय जो है इसी तद्धित प्रकरण में ही आगे में पढ़िए, आप लोगों को जब फुर्सत मिलेगी तो आप लोग देख लीजिएगा। विभाषा सुपो बहुच पुरस्तातु, अर्थात जो कहीं कहीं पर इस अर्थ में इखद समाप्तो कल्पोपदेश से देशीय होता है ना, इखद समाप्ति अर्थ में, उस अर्थ में जो है सो प्रकृति से पूर्व में बहुत प्रत्यय भी होता है। जैसे कि इखद इखद न्यूनः पटुः इति बहुपटुः, पटु बन गया है लेकिन अब थोड़ा बनने में बाकी बाकी है। इस अर्थ में जैसे होता है पटुकल्पः, पटुदेश्यः, पटुदेशीयः बनता है, उसी प्रकार उसमें कल्प देश देशीय नहीं होके वहां पर बहुत प्रत्यय जब बनता है तो बहुपटु बनता है। बहुपटु में बहु क्या है? बहु बहु बहुत प्रत्यय है, 24 करके बहु यहाँ पर जुड़ा हुआ है। यहाँ पर प्रत्यय हम क्या कहाँ देख रहे हैं? प्रकृति के आदि में ही देख रहे हैं। सामान्यतः प्रत्यय होता है प्रकृति के बाद ही, प्रकृति के पर में ही प्रत्यय होता है। लेकिन कहीं पर आप लोगों को पूछ क्या कोई ऐसा प्रत्यय है जो प्रकृति से पूर्व में भी होता है, तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा ऐसा प्रत्यय है, ऐसा प्रत्यय है, बहुत प्रत्यय है। विवाका सुको बहुत पुरस्तातु, इस सूत्र से मूल प्रकृति के पहले ही जो है सो यह प्रत्यय लग जाता है। और बीच में भी प्रत्यय होता है। इसका उदाहरण कौन है? अव्यय सर्वनाम नाम मकच प्राक्टे है ना। तो अब अकच प्रत्यय जो होता है अव्यय संज्ञक और सर्वनाम संज्ञक शब्दों से, वह जो है सो टी से पूर्व, मूल प्रकृति जो है उससे पूर्व में ही हो जाता है। जैसे भवत शब्द है उसमें यदि अकच प्रत्यय करेंगे तो भवत में जो अत है, अत के पूर्व में ही अकच लग जाता है। व्यय सर्वनामना मकच प्राक्टे, वह जो प्रत्यय जो घोषा सो किसमें? प्रकृति के मध्य में ही घुस गया, प्रविष्ट हो गया। यह सब बहुत यही एक दो प्रत्यय है, नहीं तो सामान्यतः जो होता है तो प्रत्यय जो होता है प्रकृति के और में ही होता है। तो यहाँ पर जो है सो क्या कहते हैं, अपने प्रकृति प्रसंग पर आइए। तो यहाँ पर कहते हैं कि तीर रूप्योत्तर पदार्थ अयो में यदि हम तीर रूपांताद अयो कहेंगे तो इसे तो काक तीरम बन जाएगा, पालबल तीरम बन जाएगा। लेकिन बहुत पूर्वक जो शब्द है, बहुत पूर्वक शब्द जो है उसमें नहीं हो, यह उसका मुख्य प्रयोजन है। इसलिए क्या होता है? तो बाहु रूप्यम होता है।
बाहुरूप्यम नहीं, बाहुरूपम। देखिए आप लोगों के ग्रंथ में क्या है, वही होगा, बाहुरूप्यम ही होगा। बाहुरूपम, बाहुरूपम होगा, पाठ यहाँ पर गलत है, बाहुरूपम। क्यों, यहाँ पर रूप शब्द जो है, रूप शब्द जो है मूल जो इखद, इखन न्यू, इखन न्यूनं रूपम इति बहुरूपम। रूप तो बन गया है, कोई मान लीजिए मूर्ति हम बना रहे हैं या कोई चित्र बना रहे हैं तो उसका, या कोई घड़ा बना रहे हैं तो उसका घड़ा का रूप जो है सो धीरे धीरे आएगा। चित्र बना रहे हैं, पता नहीं चल रहा है जो कि अभी चित्र बन में क्या बन रहा है, वो हाथी का चित्र बन रहा है कि घोड़ा का चित्र बन रहा है कि मनुष्य का बन रहा है कि भगवान का चित्र बन रहा है, यह क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन क्लियर होने में थोड़ा कमी है, थोड़ा इसमें यहाँ यह जोड़ देंगे तो उसका रूप स्पष्ट हो जाएगा। इस अर्थ में रूप शब्द से बहुत प्रत्यय होता है, न्यून अर्थ में बहुत प्रत्यय होगा। वो बहुत प्रत्यय कहाँ पर होगा, तो रूप शब्द से पहले ही होगा, रूप शब्द से पहले ही होगा। तो रूप शब्द से जब पहले होगा तो बन जाएगा बहुरूप। बहुरूपम माने क्या, जो लगभग रूप बन चुका है, लगभग अर्थ में होता है, बना नहीं है अभी, पूर्ण स्पष्ट नहीं हुआ है, लगभग इस अर्थ में। वही जैसे समाप्तो कल्पव देश से देश यरा होता है, उसी का बहुत प्रत्यय भी होता है। बहुरूपम का अर्थ हो गया क्या, बहुरूपम बहुत रूप नहीं, यह समझने का भ्रम नहीं कीजिएगा। बहुरूपम का अर्थ हो गया क्या, लगभग रूप का बन जाना, रूप लगभग तैयार हो गया है, अब प्रकट हो सकता है रूप, इसको कर सकते हैं कि यह रूप है, उसी में कहते हैं बहुरूप शब्द। बहुरूप शब्द जो है यहाँ पर बहु प्रत्यय है, रूप जो है सो प्रकृति है। अब पूर्व पद और उत्तर पद जो व्याकरण शास्त्र में प्रयुक्त होता है, किसके लिए होता है, वह रूढ़ है। जो किसी समास का जो प्रथम अवयव है उसको कहते हैं पूर्व पद, और जो चरम अवयव है उसको कहते हैं उत्तर पद। जैसे राजपुरुषा करते हैं, राज्ञा पुरुषा राजपुरुषा, इसमें पूर्व पद कौन हुआ, राजन, और उत्तर पद कौन हुआ, उत्तर पद मतलब उत्तर पद हो गया पुरुष। अब जहां पर कि तीन पद भी रहेगा, जैसे चित्रा जरती गौजस्यो इति चित्रा जरदगु सब जो बनता है, वहां पर तीन तीन पद हैं, चित्रा जरती गौ। इनमें जब बहुब्रीहि समास करेंगे इसमें पूर्व पद कौन कहलाएगा, सबसे पहला पद जो है वह पूर्व पद कहलाता है, चित्रा शब्द। उत्तर पद कौन कहलाएगा, उस समास का सबसे जो अंतिम भाग है, अंतिम पद है, चरम अवयव है, उसको हम कहेंगे उत्तर पद। तो पूर्व पद उत्तर पद का प्रयोग जो है सो समास नहीं होता है, यहाँ तो समास हुआ ही नहीं है। रूप शब्द से बहुत प्रत्यय करके क्या बना है, बहुरूप बना है। यहाँ पूर्व पद उत्तर पद की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसलिए यहाँ पर यदि रूपांताद कह देंगे सूत्र में, तीर रूपांताद अयो, तो रूपांत शब्द तो है ही, रूप शब्द इसके अंत में है ही, इससे भी यह प्रत्यय होने लगे होगा, जैसे कि बाहु रूप्यम, यह अनिष्ट प्रयोग बनने लगेगा, जबकि होना चाहिए कि वहां पर क्या, बाहु रूपम, बाहु रूपम प्रयोग होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर तीर रूप्यांतात या तीर रूपांतात यह पाठ नहीं देके यहाँ पर जो है सो पाठ दिया गया है क्या, तीर रूप्योत्तर पदाद अयो। अब इस पाठ के पढ़ाने के क्रम में ही अब देखिए, जो सिद्धांत कौमुदी का बालमुनुमाकार ने अपना लिख दिया क्या कि रूपोत्तर पदार्थ पद दिया है ना, रूपोत्तर पदार्थ की क्वचित पाठ, रूप इसके उत्तर में या कहीं पाठ है, लेकिन इसमें जो संस्करण जो हम लोगों के पास उपलब्ध होता है उसमें तीर रूप्योत्तर पदार्थ दिया गया है, तीर रूप्योत्तर पदार्थ यहाँ पर होना चाहिए क्या, इसकी भी समीक्षा हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो सिद्धांत कौमुदी काल जो है भट्टोजीक्षित के मत में यहाँ पर रूपोत्तर पदार्थ अयो यही पाठ होना चाहिए। क्यों कहते हैं, तो क्योंकि इसका प्रतिदाहरण के रूप में दिया गया है,
बाहुरूप्यम। तो बाहुरूप्यम जो है, तो बाहुरूप्यम में बहुत प्रत्यय है, बहुत प्रत्यय के बाद रूप शब्द से तो बहुरूपम बनेगा, रूपांत बनेगा। इसीलिए यहाँ पर दिया भी गया तीर रूपांतात इति नोक्तम। तीर रूपांतात में रूप शब्द का ही प्रयोग किया है, रूप शब्द का प्रयोग भट्टोजीक्षित ने नहीं किया है। इससे लगता है कि भट्टोजीक्षित के अनुसार यहाँ पर पाठ होना चाहिए सूत्र का तीर रूपोत्तर पदाद अयो। तीर रूपोत्तर पदार्थ नहीं, तीर रूपोत्तर पदार्थ अयो। इस प्रकार से मूल पाठ इसका यही होना चाहिए। सिद्धांत कौमुदी में जो पाठ यहाँ पर आगे में तीर रूपांतात नोक्तम कहा गया है, बहुत प्रवान महाभूत बाहुरूप्यम, इससे बाहुरूप्यम नहीं होगा, बाहुरूपम होगा। इससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ पर तीर रूपोत्तर पदार्थ यही पाठ ठीक है। चलिए अब उसके आगे का एक श्लोक पढ़ते हैं। दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यहाँ, दिक् पूर्व पदार्थ और संज्ञायाम यहाँ। दिक् बाकी शब्द यदि पूर्व पद के रूप में हो तो ऐसी स्थिति में और संज्ञा अर्थ में और संज्ञा में यह प्रत्यय हो, है ना। इस अर्थ में तो तत्र भव तत्र जाता इत्यादि अर्थ। जैसे एक उदाहरण होता है, पूर्वस्यां शालायां भवः इति पौर्वशाला, पूर्वस्यां शालायां भवः इति पौर्वशाला। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ तो दो दो पद है, पूर्वस्यां शालायां, उसके बाद जाके भवः। अब अण प्रत्यय कैसे होगा? पूर्वस्याम शालायाम इस शब्द से होगा, इस पदद्वय से प्रत्यय होगा। दिक् पूर्व पदाद संज्ञायाम यहाँ के दूसरे शब्द से कहते कि नहीं, यहाँ पर अय प्रत्यय होगा दिक् पूर्व पदाद और संज्ञा में दिक् बाची शब्द जिसके पूर्व में हो, पूर्व पद के रूप में हो, ऐसे शब्द पहले हम इसको समास करके एक पद बना लेंगे, पूर्वशाला शब्द बना लेंगे। अब पूर्वशाला शब्द से अय प्रत्यय करेंगे। पूर्वस्यां शालायां भव जब विग्रह करेंगे, इस विग्रह में अय प्रत्यय जो होगा पूर्वस्यां शालायां इस पदद्वय के बाद होगा कि पूर्वशाला शब्द से अय प्रत्यय होगा। यह शंका होती है। यहाँ पर कहा जाता है कि चूंकि कहा गया कि दिक् पूर्व पदार्थ, दिक् जिसके पूर्व पद में हो, तो पूर्व पद और उत्तर पद को तो हमने अभी ये कहा है कि पूर्व पद और उत्तर पद जो है तो व्याकरण शास्त्र में रूढ़ है। समास करने के बाद सबसे प्रथम पद जो है आद्य अवयव जो है, पहला अवयव जो है पद के रूप में, उसको पूर्व पद कहा जाता है। अचर्मावयव जो है उसको क्या कहा जाता है? उत्तर पद कहा जाता है। इससे है कि सबसे पहले हम समास हमको करना पड़ेगा। तो समास करना, तो समास किस सूत्र से करेंगे? इसके लिए आप लोग सूत्र स्मरण कीजिए। तदितार्थोत्तर पद समाहार्य च, तत्पुरुष समास में है, तदितार्थोत्तर पद समाहार्य च, तदितार्थे विषये उत्तर पदे समाहार्य च दिक् संख्ये प्रागवत। अर्थात तदितार्थ के विषय में, अर्थात आगे में तद्धित प्रत्यय के अर्थ में यदि प्रत्यय आने वाला हो, उस अर्थ में उसके बाद जाके उत्तर पद के परे और समाहार में दिशावाचक शब्द और संख्यावाचक शब्द को विशेष विशेषण समास हो, कर्मधारय तत्पुरुष समास हो। पूर्वस्यां शालायाम में भी पहले पूर्वस्याम को, पूर्वस्यां शालायाम भव जब विग्रह करेंगे तो तत्र भव में यह प्रत्यय की आगे में संभावना है। संभावना होने के कारण पहले पूर्वस्यां शालायाम, पूर्वांगी शालांगी, इस अवस्था में तो क्या कर देंगे? तदितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास कर देंगे। समास करने के बाद क्या बनेगा? समास व्यक्ति को लुक हो जाएगी, पूर्वाशाला बनेगी। क्या बनेगी? कौन सा शब्द बनेगा? पूर्वाशाला। और उसके बाद है एक वहीं पर वार्तिक है, तदितार्थोत्तर पद समाहारे तत्पुरुष समास के प्रकरण में ही सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंवद भाव,
वृत्ति मात्र में, वृत्ति जो है, वृत्ति का मतलब होता है कृत तद्धित समास एक से एक सनाद्यंति, पंच वृत्ति कहते हैं। तो इन पांचों वृत्तियों में यदि सर्वनाम शब्द आवे तो वह स्त्रीलिंग के रूप है तो उसको पुल्लिंग बना दिए। सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंबद्भावो वक्तव्य है। इससे पूर्वा जो स्त्रीलिंग था वह पुल्लिंग में परिवर्तित हो गया, तो पूर्वशाला बना। उसके बाद पूर्वशाला जब बना तो हमको दिक पूर्व पदक समास शब्द मिल गया। तो मिलने के कारण क्या होगा, यहाँ पर दिक पूर्व पदाद संज्ञायाम यह से यो प्रत्यय करेंगे तो पूर्वशाला अ होगा। यह में यो को चुटू से संज्ञा और लुप करने के बाद पूर्वशाला अ हुआ, आदि को वृद्धि कर दीजिएगा तो पूर्वशाला अ, शाला में आ को जस्ती चौ से लोप कर देंगे तो उससे क्या होगा, पौर्वशाला, वह तो विशेषण बनेगा तो होगा क्या, जो पौर्वशाला। तो इसकी वृत्ति में बहुत अधिक नहीं कहा गया है, केवल कहा गया है कि दिक पूर्व पदाद संज्ञायां यहाँ अणोपवाद, या अण का अपवाद है। अण का अपवाद था प्राग, प्राग इस अण का अपवाद हुआ प्राग दिव्य तो अण, अर्थात इसे प्राग दिव्य तो अण से सामान्यतः अण प्रत्यय होता तो अण नहीं होके यहाँ पर जो है सो क्या होगा, यो ही होगा। तो इसलिए अण का यह अपवाद हुआ है। अच्छा, उसके बाद दिया गया असंज्ञायाम की, असंज्ञा, असंज्ञा संज्ञा के बारे में हमने कहा था कि संज्ञा माने प्रसिद्ध शब्द। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी प्रसिद्धि है, उसमें प्रकृति प्रत्यय सब हम लोग जोड़ के देखते हैं, लेकिन उसको प्रकृति प्रत्यय बहुत जगह उसमें काम भी नहीं करता है। वहां पर जो उस अर्थ में वह प्रसिद्ध नहीं रहता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, किसी मोहल्ले का नाम है, हम लोग दरभंगा में रहते हैं तो कहते हैं कटहलबारी। कटहलबारी का मतलब क्या हुआ, कटहल की बारी। कटहल का पेड़ जो है सो कहीं पर है, कोई बाड़ी है, आप किसी घर में एक दो पेड़ होगा तो उससे कटहलबारी नहीं होगा, लेकिन वह नाम जो है सो हो गया जो कि कटहलबारी। उसी का बहुतों ऐसा देश है जिस देश का व्यक्ति के नाम में उसका कोई तालमेल ही रहता है। कहते हैं भ्रमते भिक्षार्थं भ्रमते नित्यम, भिक्षार्थं भ्रमते नित्यम नाम किंतु धनेश्वर। भिक्षाटन हमेशा करता रहता है, लेकिन नाम है क्या, धनेश्वर में कुबेर। हिंदी में भी कहते हैं कि आंख का अंधा नाम नयन सुख, आंख का अंधा है लेकिन नाम है नयन सुख। तो नाम में जो है सो बहुत वित्पत्ति का काम नहीं करना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोगों की इच्छा होती है कि इसमें कौन प्रकृति प्रत्यय हो। तो वही जो प्रसिद्ध जो शब्द है, संज्ञा का मतलब है कि लोक में प्रसिद्ध जो शब्द, जिसमें प्रकृति की प्रत्यय की अपेक्षा रूढ़ शब्द होगा, प्रकृति प्रत्यय की अपेक्षा नहीं हो, उसको कहते हैं संज्ञा। तो सो कहते हैं कि पूर्वस्यांग सारायांग भवा पूर्वशाला पूर्व पदार्थ संज्ञायाम, इस सूत्र से और संज्ञा अर्थ में ही यह प्रत्यय होता है। यदि संज्ञा अर्थ होगा, किसी प्रसिद्ध अर्थ में किसी शब्द का प्रयोग हो रहा है, वहां पर यदि हमको प्रकृति प्रत्यय करने की आवश्यकता होगी तो ऐसी स्थिति में जो है सो यह प्रत्यय नहीं होगा, वहां पर अण प्रत्यय ही होगा। जैसे कि पूर्वेशु काम सम्याम भवः इति 10 मिनट समय रह गया। इति पूर्वेशु काम सम्यां भवः इति पूर्वेशु काम समः। तो पूर्वेशु काम पूर्वेशु काम सम्यां भवः। तो पूर्वेशु पूर्वा और इखु काम समी दोनों एक शब्द है, दोनों शब्द मिलके एक शब्द बनता है पूर्वेशु काम समी। पूर्वेशु काम समी, पूर्वेशु काम समी जो है सो दिक पूर्व पदक शब्द है, लेकिन यह किसी देश विशेष में रूढ़ है, प्रसिद्ध है, संज्ञावाची शब्द है। तो यहाँ पर दिक पूर्व पद रहने पर भी यहाँ पर यह प्रत्यय नहीं होता है,
तो क्या कौन कौन, जब यह प्रत्यय नहीं होगा तो कौन सा प्रत्यय होगा? तो उसके लिए मैंने सूत्र है, ये क्या कहते हैं, प्राग दिव्यतो अण, प्राग दिव्यतो अण। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, इसमें भी गड़बड़ी है। तो पाठ के पास, पाठ भी जो है ना तो शुद्ध पाठ नहीं होता है। यदि आप लोगों के पास तो किताब है तो उसको ठीक कर लीजिए। यहाँ पर सिद्धांत कौमुदी में दिया गया है पूर्वेशु काम सम्यांग भवः, यह ठीक नहीं बात। पूर्वेशु काम सम्यांग एक जगह, पूर्वाचासो इखु काम समी इति पूर्व पूर्वेशु काम समी, इखु काम समी शब्द अलग है। पूर्वाचासो इखु काम समी इति पूर्वेशु काम समी, अपूर्वेशु काम सम्यांग भवः इति पूर्वेशु काम समः, पूर्वेशु काम समः। तो यहाँ पर अण प्रत्यय नहीं होके यहाँ पर कौन सा प्रत्यय थी, यो प्रत्यय दिक्पूर्वपदा दशम्याम यह से यो प्रत्यय नहीं होके अण प्रत्यय हुआ है। अब यहाँ पर है क्या है कि पूर्वेशु काम क्षमा शब्द जो बनेगा तो कैसे बनेगा, तो पूर्वेशु काम शमी शब्द है, उससे प्राग दिव्य तो अण से तत्र भवत जाता अण प्रत्यय करेंगे, अण में अ बचेगा, पूर्वेशु काम समी अ होगा। अब यहाँ पर वृद्धि तो होनी चाहिए, पू में ऊ को, पू में ऊ को वृद्धि होगी तो कैसा रूप बनेगा, पूर्वेशु काम समः, वृद्धि होगी जैसे कि सबसे लोग करके पूर्वेशु काम समः, लेकिन होता है क्या, पूर्वेशु काम समः, ऐसा कैसे? इसलिए सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण दे दिया है कि तदितीय खचाम आदि तो यह तो सामान्य सूत्र है, उसका अबाद भी सूत्र है, उसमें दिया है कि प्राचांग ग्राम नगराणाम, यहाँ पर उत्तर पद वृद्धि का है, जो उत्तर पद से उत्तर पद को वृद्धि हो जाती है, कहीं पर पूर्व पद को ही वृद्धि होती है, कहीं पर दोनों पद को वृद्धि हो जाती है, जैसे आदि भौतिक इत्यादि में दोनों पद को वृद्धि होती है, कहीं पर केवल पूर्व पद को वृद्धि होती है, कहीं पर उत्तर पद को वृद्धि होती है। तद्धित में तद्धित के परे क्या होता है, तीन तरह से वृद्धि हम लोग देखते हैं, कहीं पर वृद्धि का निषेध भी होता है। कौन कहाँ पर, जो सबसे पूर्व पद के आदि अच को वृद्धि, कहीं कहीं पर उत्तर पद के आदि अच को वृद्धि, कहीं कहीं पर दोनों पद के को वृद्धि, और कहीं कहीं पर वृद्धि होती ही नहीं है बल्कि ऐच का आगम भी होता है। जैसे वैयाकरण शब्द में देखते हैं, व्याकरणम अधीते व्यक्ति व वैयाकरण, वहां पर नो द्वाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोत्ताभ्याम ऐच, इस सूत्र से आदि अच को जो वृद्धि की प्राप्ति थी उसका निषेध हो जाता है और एक ऐच का आगम हो जाता है, तो इसका आगम तो वैयाकरण बनता है। तो यहाँ पर जो है सो क्या है कि पूर्व पद को वृद्धि है कि उत्तर पद को वृद्धि है कि दोनों पद को वृद्धि है, तो कहते हैं कि प्राचांग ग्राम नगराणाम, यह सूत्र है, यह उस सूत्र के द्वारा यहाँ पर उत्तर पद को वृद्धि होती है। उत्तर पद में जैसे कहा ना, पूर्वा चासु इशु काम समी, तो पूर्वा शब्द है, पूर्वा शब्द जो है सो यह है पूर्व पद है, इखु काम समी उत्तर पद है, तो उसका आदि अर्थ कौन हो गया, ई को वृद्धि कर देंगे ऐ, तो पूर्वेश आप वृद्धि सब करने के बाद पूर्वेशु काम समः बनेगा, इसलिए यहाँ पर दिया गया है पूर्वेशु काम समः प्राचांग ग्राम नगराणाम इति उत्तर पद वृद्धि, उत्तर पद से यहाँ पर वृद्धि होती है। आज का पाठ हम लोग यहीं संपन्न करेंगे, आगे फिर पढ़ाएंगे मद्रेभ्यो अय है, और भी बहुत इसमें शेषी प्रकरण में फिर आगे में प्रकरण सब बनेगा, त्वदीय मदीय भवदीय, यह सब कैसे बनता है, यह सब भी इसी में आप पढ़िएगा। उसके बाद अभी तो केवल प्रत्यय का उल्लेख हम लोग कर रहे हैं, आगे जाके किन किन अर्थों में प्रत्यय होता है तो अर्थों का उल्लेख भी आगे किया जाएगा, जैसे कि तत्र भवः तत्र जातः, भवः में जातः में क्या सब अंतर है, यह सब भी आप लोगों के बुद्धि में यह सब बात आएगी इस प्रकरण को पढ़ने के बाद।
अब आज का पाठ हम यहीं संपन्न करते हैं। पुनः यदि कोई जिज्ञासा हो तो वैसे भी व्हाट्सएप पर भी आप लोग यदि पूछिएगा तो हम लोग जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आज इसको रखते हैं। प्रणाम गुरु प्रणाम जी। गुरु जी। वो प्रसन्न रहिए। आप लोगों का जन्म तेजस्वी हो, तेजो युक्त हो, कामना के साथ पाठ को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं।